सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग नए अध्याय जिसमें देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, जनसंख्या एवं नगरीकरण से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का हल देखा था और बाकी जो शेष बच गए हैं उसका आज हम लोग विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। तो यह टॉपिक है जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो इससे पहले हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चन तक 100 या 105 तक देख लिया था, 105 तक। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे, 106 से देखेंगे। चलिए 106 में क्या कर रहा है कि जनांकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में है भारत। तो जनांकीय संक्रमण मॉडल क्या होता है पहले हमें यह समझेंगे, उसके बाद हम यह जानेंगे कि भारत है जो उसका कौन सा चरण में है। तो देखिए, जो जनांकीय संक्रमण है सिद्धांत है, इसका उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा वर्तमान की क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान किया जाता है। किसके द्वारा? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के द्वारा। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि समाज ग्रामीण, खेतीहर तथा अशिक्षित से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है। यह कौन बताता है? जनांकीय संक्रमण मॉडल। जैसे ही क्या होता है, किसी प्रदेश की जनसंख्या इसमें मुख्यतः उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होता है, खासकर इसका यही सिद्धांत होता है। तो इसमें क्या हो गया, इस जो परिवर्तन के सामूहिक रूप से ही इसको क्या कहा गया? जनांकीय चक्र कहा गया है। जिसमें हम लोग क्या जाने, मुख्यतः ये चीज़ देखें कि किस तरह से वर्तमान जनसंख्या और भविष्य की जनसंख्या का इसके अनुसार पूर्वानुमान कहा जाता है। इस सिद्धांत हमें यह बताता है कि समाज ग्रामीण, खेतीहर तथा अशिक्षित अवस्था से निकलकर उन्नति की ओर, औद्योगिक की ओर, नगरीय की ओर तथा साक्षर बनता है। और यह किसी प्रदेश जनसंख्या का उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित करता है। तो यही चक्र को हम लोग क्या कहते हैं? जनांकीय संक्रमण चक्र भी कहते हैं। तो इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। जो प्रथम भाग है उस प्रथम अवस्था में क्या रखा गया है, वह जो है उच्च एवं अस्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, यानी उसमें उच्च और अस्थिर जन्म दर, मृत्यु दर रहेगा। और दूसरा अवस्था में उसमें जो प्रथम में रहेगा जनसंख्या धीमी रहेगी, दूसरा में है कि अवस्था जो है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर रहेगा, यानी कि थोड़ा सा जनसंख्या में तीव्र देखने को मिलेगा। और तीसरा जो है भाग है, तृतीय अवस्था में क्या होती है? कम होती जन्म दर और न्यूनतम मृत्यु दर, यानी जन्म दर भी थोड़ा कम होता दिखेगा और निम्न मृत्यु दर होगा। इसमें जनसंख्या का वृद्धि जो हो रहा है उसमें थोड़ा ह्रास देखने को मिलेगा, वृद्धि रहेगा लेकिन ह्रास देखने को मिलेगा। आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से 2021 के बाद भारत चतुर्थ चरण में जाने वाला। उसके बाद 5वां है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा? पहला हम लोगों ने देखा कि प्रथम अवस्था में उच्च और अस्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। अगर आप देखेंगे भारत का 1921 से पहले क्या होता है, 1921 से पहले से वह प्रथम चरण में रहता है। 1921 से पहले से लेकर 1921 तक भारत प्रथम चरण में होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 1921 से पहले के देखिए, 1911 में आप देखिए कि 1901 से 1911 में जो दशकीय वृद्धि दर है मात्र 5.7% है। फिर 1911 से अगर 1921 का जन्म दर देखते हैं आप, तो वह माइनस में चला गया, दशकीय वृद्धि दर -0.31 चला गया। तो यह क्या दिखा रहा है? यह अस्थिरता दिखा रहा है, निम्न दिखा रहा है। तो इसलिए उस समय प्रथम चरण में था। और द्वितीय चरण में क्या था? प्रथम चरण में जनसंख्या धीमी रहा क्योंकि अस्थिर जन्म दर और उच्च दर दोनों, मृत्यु दर दोनों रहा, जन्म और मृत्यु दर। तब क्या हो गया? और 1921 के बाद अब भारत द्वितीय चरण में प्रवेश करेगा। 21 तक रहा तो द्वितीय चरण में क्या होता है? द्वितीय चरण में हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या रहेगा? उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर रहेगा द्वितीय अवस्था में। तो वह 1921 के बाद आप देखेंगे भारत का भी जनसंख्या में क्या होता है? जन्म दर वही रहता जो पहले रहता, लेकिन इसमें थोड़ा मृत्यु दर में थोड़ा गिरावट देखने को मिलता है। गिरावट किस लिए? क्योंकि उस समय क्या आ जाता है? अकाल, संक्रमण, रोगों पर नियंत्रण होने लगता है। और यह किस लिए होता है? क्योंकि उसमें चिकित्सा में सुधार होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। तो वह उस समय 1921 के बाद 1991 तक जो जनसंख्या में है क्या होता है? काफ़ी वृद्धि देखने को मिलता है। तो 1921 से 1961 तक वह द्वितीय चरण में रहता है, जिसमें जनसंख्या क्या होती है? तीव्र वृद्धि करती है। आप देखेंगे 1921 के बाद क्या होता है? जनसंख्या में सोझे जो दशकीय वृद्धि दर 1921 में -0.31 रहता है, वहाँ से वह निकल कर क्या हो जाता है? फिर 2031 में वह 11 हो जाता है, यानी परसेंट 10 की वृद्धि दर 11। तो यह क्या दर्शा रहा? यह द्वितीय। तृतीय चरण क्या था? तृतीय चरण में हम लोगों ने देखा कि कम होती जन्म दर और निम्न होती मृत्यु दर। अब क्या करा भारत? जो 1961 तक तो क्या हो गया
कि जन्म दर में थोड़ा गिरावट आया और मृत्यु दर भी, जन्म दर उच्च रहा, गिरावट नहीं आया, जन्म दर उच्च रहा और मृत्यु दर में थोड़ा गिरावट देखने को मिला, जिसके कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई 1921 के बाद 1971। 1931 में देखेंगे तो 11.10 की वृद्धि दर हो जाता है, जो ये दर्शा, यह 1961 तक रहता है, यानी उसमें तीव्र जनसंख्या देखने को मिलता है। 1961 के बाद में क्या होता है कि जो जन्म दर होता है उसमें थोड़ा कम होता दिखता है और न्यून मृत्यु दर होता है। जो 1961 के बाद देखेंगे 1991 तक क्या होता है, यह मतलब 1961 से 91 तक द्वितीय चरण रहता है। 1991 के बाद आप देखेंगे कि जो जनांकीय संक्रमण के तीसरे चरण में भारत प्रवेश कर जाता है। अर्थात जनसंख्या में तो वृद्धि होता ही होता है, लेकिन जो होता है उसका जो वार्षिक जो वृद्धि दर है उसमें थोड़ा गिरावट प्रतीत होता है, जो पहले आ रहा था। तो इसमें हो जाता है कि जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की प्रवृत्ति की अवस्था होती है, बढ़ता है लेकिन ह्रास होता है। बोला जा रहा है जो चतुर्थ चरण में, क्या चतुर्थ चरण में है कि ये निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, तो ध्यान में रखेंगे यह, इसमें जनसंख्या क्या हो जाएगी, एकदम धीमी हो जाएगी। वो बोला जाता है भारत 1921 के बाद चौथे चरण में प्रवेश कर जाएगा। तो ये रहा। तो हम लोग का रहा है कि भारत कौन सा है, तो देख लीजिए उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो जाएगा। अभी तो वही चरण में है ना, जन्म दर तो बना हुआ ही है और मृत्यु दर में सुधार हुआ है, कम हुआ है, क्योंकि संक्रमण रोगों ये सभी में परिणाम स्वरूप क्या हो गया, मृत्यु दर में कमी देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान में रखिएगा कि जनांकीय संक्रमण मॉडल क्या है, उसके अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, उसमें चारों को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट देखिए, साथ में भारत का क्षेत्रफल 5 था। देखिए 5 में क्या है ना, जिसे हम लोग तो 3 तक देखें तो आप मेन रूप से 4 में ही रखिएगा। 3 तक तो हम लोगों ने देख लिया, 4 में वही निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर है। तो 107 में देखिए, भारत का क्षेत्रफल जनसंख्या के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 16%, संपूर्ण मानव प्रजाति का 17%। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है संसार में, भारत का क्षेत्रफल हम लोगों ने देखा था कितना है, 32 करोड़ 8 लाख हेक्टेयर है। पूरे भारतवर्ष का जो क्षेत्रफल है, भूमि है, और उसमें उपयोगी वर्ष जिसको उपयोग कर सकता है भारत, वह 92 पॉइंट समथिंग % ही है। तो ये क्षेत्रफल है वह पूरे संसार का 2.5 है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए पूरे जनसंख्या का भारत जो है वह कैमा है, वह सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद है। इसमें जो जनसंख्या है वह पूरा कवर कितना करता है, वह 17.5%, यानी लगभग वही संपूर्ण मानव प्रजाति का क्या है, वह 17% जनसंख्या कवर करती है। तो ध्यान में रखिएगा, भारत की टोटल जनसंख्या 121 करोड़ आबादी के साथ 108 में देखिएगा भारत की जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है। अब बिहार का कौन सा क्रम है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व होता है कि प्रति किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति निवास करते हैं, तो वह हो जाएगा, वह बिहार का सबसे ज़्यादा है, वह पहला स्थान पर है। बिहार का कितना जनसंख्या घनत्व है, 1102, यानी 1102 प्रति व्यक्ति रहते हैं। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा दूसरा पर कौन है, तो दूसरा पर है पश्चिम बंगाल, 1029 के स्थान पर द्वितीय स्थान पर है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 109 में, भारत की कुल जनसंख्या बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है। अभी जनसंख्या घनत्व देखा, अगर भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या की बात की जाए तो बिहार की जनसंख्या क्या था, वह था तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर था यूपी था, जो 19 करोड़ 98 लाख के साथ प्रथम स्थान पर था। द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र 11 करोड़ के साथ था। तृतीय स्थान पर बिहार 10 करोड़ के साथ तृतीय स्थान पर था। तो आप ध्यान में रखेंगे 10 करोड़ के साथ तृतीय स्थान होने के साथ वह पूरे का जनसंख्या का भारत का हुआ 8.6%, वह जनसंख्या बिहार में है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा जो प्रथम स्थान यूपी है उसका कितना स्थान है, तो यूपी का पूरे जनसंख्या में 20% योगदान है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 में कह रहा है 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है, तो बिहार की अनुमानित आबादी कितना है, वह 10 करोड़ है। प्रथम स्थान पर कौन है, यूपी है 19 करोड़ 98 लाख के साथ, लगभग 20 करोड़। द्वितीय स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र 11 करोड़ के साथ। तृतीय स्थान पर कौन है, 10 करोड़ के साथ, और 9 करोड़ के साथ है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्रम को थोड़ा ध्यान में रखिए, कभी कभी अवरोही क्रम आरोही क्रम दे देता है, इसलिए
3 4 तक तो याद रखना उचित है। 11 में देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता का दर क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर को जानने से पहले यह भी हमें जानना होगा कि बिहार की साक्षरता दर क्या है। तो बिहार की साक्षरता दर की बात की जाए टोटल तो वह 61.8% बिहार की साक्षरता। उसमें से बात की जाए पुरुषों की साक्षरता कितना है, तो पुरुषों का 71% साक्षरता है, वो 71.2, और महिला की साक्षरता 51.5% है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो साक्षरता में सबसे कम बिहार का है और सबसे कम से दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश 65% के साथ, और कहीं कहीं आपको तेलंगाना भी मिल जाएगा, तो उसमें तेलंगाना नहीं बना था तो वह भी 66% के साथ दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट प्रश्न 112 में देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जो लगभग 20 करोड़ है। अभी हम लोग चर्चा की कि जो लगभग 20 करोड़ के आसपास है यूपी की जनसंख्या कितना है, 19 करोड़ 98 लाख के आसपास में, यानी लगभग 20 करोड़, तो यूपी हो जाएगा। सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र 11 करोड़ के साथ, थर्ड नंबर पर बिहार 10 करोड़ के साथ, और चौथे नंबर पर यूपी 9 करोड़ के साथ। 113 में देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है वही लिंगानुपात कहलाता है। तो भारत का जो लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, तो ध्यान में रखिएगा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 943। नेक्स्ट देखिए 114 में भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। देखिए अभी हम लोग क्या चर्चा किए थे, ऊपर चर्चा हुई थी जनांकी संक्रमण मॉडल का। जिस जनांकी संक्रमण मॉडल के अनुसार हम लोगों ने क्या देखा, कुछ अवस्थाओं को देखा। प्रथम अवस्था को जाना जो जिसमें उच्च जन्म दर, उच्च एवं अस्थिर जन्म दर, मृत्यु दर देखा। फिर उसमें हम लोगों ने देखा द्वितीय में क्या देखा कि उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हम लोगों ने देखा। फिर तृतीय में क्या देखा कि जो जन्म दर था उसमें भी थोड़ा गिरावट आया, यानी कम होती जन्म दर, और न्यून मृत्यु दर देखा, जो अभी भारत उस अवस्था में है। उसके बाद चौथा में क्या था, चौथा में हम लोगों ने जाना कि निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, इसमें जनसंख्या धीमे हो जाएगी। जिसमें हम लोगों ने देखा कि 1921 ईस्वी से पहले जो प्रथम चरण में भारत उस समय 21 ईस्वी तक था, 1921 ईस्वी से पहले से लेकर 1921 तक प्रथम चरण में था, उसमें क्या था, अस्थिर और उच्च जन्म दर मृत्यु दर था। कारण क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सुविधाएं नहीं था, चिकित्सीय सुधार नहीं था, जिसके कारण क्या है, आप देखिए 1921 से पहले अगर आप देखते हैं कि 1921 से पहले 1911 का डाटा देखिए तो 1911 और 1901, तो 1911 का जो दशकीय वृद्धि दर है वह 5 पॉइंट समथिंग है, और वही 1921 का -3.1 है। तो यह क्या दिखा रहा है, यह उच्च और अस्थिरता को दिखा रहा है। लेकिन 1921 के बाद क्या हो गया कि उसके बाद जनसंख्या में वृद्धि ही देखने को मिला। उसके बाद जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुआ, कारण चिकित्सीय सुधार हुआ, अकाल संक्रमण जैसे परिणाम स्वरूप क्या हो गया, जन्म दर में गिरावट आया। तो इसलिए 1921 ईस्वी को जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडेड ईयर। याद रखिएगा प्रश्न कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझ लिए। 115 में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो अगर माइंड में आपके चलता है, इससे पहले हम लोग चर्चा की कि अगर सर्वाधिक बात की जाए शहरी नगरीय जनसंख्या की, उसमें गोवा प्रथम स्थान पर आता है। नगरीय जनसंख्या में गोवा में क्या था, जो 62% के साथ प्रथम स्थान पर था। दूसरे स्थान पर कौन था, मिजोरम था, जो कितना था 52% के साथ था प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान पर। तृतीय स्थान पर कौन था, तृतीय स्थान पर था महाराष्ट्र नहीं, तमिलनाडु था 48% के साथ, और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र था। तो देखिए ऊपर से 3 नहीं है, चौथा है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद कौन था, महाराष्ट्र के बाद था गुजरात था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कि सर्वाधिक तो महाराष्ट्र से भी पहले तमिलनाडु है, तमिलनाडु का 48 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 115 का कौन हो जाएगा, वह हो जाएगा ये नगरीय जनसंख्या में वह तमिलनाडु हो जाएगा। और यहाँ पर शहरी जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला, तो वह हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। शहरों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा यहाँ। नेक्स्ट देखिएगा, तो शहर पूछा है, ध्यान रखिएगा हमने आपको जो क्रम बताया वो नगरीय, सबसे ज़्यादा जो नगर हैं नगरीकृत हैं राज्यों में वो हैं, और यहाँ पर शहरों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो वह हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अब आपके माइंड में होगा महाराष्ट्र में, आप महाराष्ट्र को अगर आप देखेंगे तो उसमें नगरीकृत जनसंख्या ही लगभग 7 क्षेत्र आ जाता है। तो इसके अनुसार वहाँ से जनसंख्या भी वहाँ का क्या है, अत्यधिक है शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में। और टोटल जो 6 से 7 आ जाता, नगर आ जाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब शहरी जनसंख्या में महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 116 में निम्नलिखित में से वह राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई
अभिज्ञात और जनजातीय समुदाय नहीं है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न करा कि जिसमें कोई भी अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। तो प्रश्न सबसे पहले माइंड में बनता है कि जनजातीय समुदाय सबसे ज़्यादा भारत में जनजातीय संख्या कहाँ है, तो वह मध्य प्रदेश में है। लगभग 1 करोड़ समथिंग है सबसे ज़्यादा जनसंख्या, 1 करोड़ 3 लाख है। उसके बाद है दूसरा यूनियन टेरिटरी जो दादर और नगर हवेली, वहाँ पर 1,78,000 है। ये तो हम लोगों ने जाना कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर जनजातीय पाए जाते हैं। एक अनुसूचित जनजातीय होता है, वो अनुसूचित जाति होता है, यहाँ जनजातीय पूछ रहा है। तो उसके अलावा ये तो हम लोगों ने जाना कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या, प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है, कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत अनुसूचित जनजातीय का, तो वह सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है वह है लक्षद्वीप में 94.8%, और उसके बाद है मिजोरम में 94.4%। तो मात्र 0.4 का अंतर है। आप देखें किस तरह से लक्षद्वीप में कितना है, वह 94.8 और मिजोरम में 94.4 है। तो ये ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनजातियाँ। अब कहाँ नहीं पाई जाती, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर जनजातीय अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। उनमें से पहला कौन है, पहला पांडुचेरी है, दूसरा दिल्ली है, तीसरा चंडीगढ़ है, चौथा हरियाणा है और पंजाब। इनमें से कोई नहीं, यानी ये पांचों जो है इसमें से कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं पाया जाता। पहला हम लोगों ने क्या देखा, पांडुचेरी। क्या ऑप्शन में पांडुचेरी है, तो नहीं है। अब दूसरा आ जाइए दिल्ली, क्या दिल्ली ऑप्शन में है, तो हाँ दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली में भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वह राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है, यानी अनुसूचित जनजातीय नहीं है। पहला हम लोगों ने अभी क्या देखा कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जनजातीय नहीं पाए जाते, जिसमें से हम लोगों ने देखा पांडुचेरी, फिर दिल्ली देखा, तो पांडुचेरी दिल्ली ये भी ऑप्शन में नहीं। तीसरा हम लोगों ने चंडीगढ़ देखा, चंडीगढ़ भी ऑप्शन में नहीं। आगे बढ़िए, हरियाणा भी में भी नहीं, तो हरियाणा में यहाँ पर ऑप्शन में है, तो हरियाणा हो जाएगा। और कौन था, एक पंजाब। यही 5 में है जो जहाँ जनजातीय समुदाय नहीं देखने को मिलेगा आपको। 118 में देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। अब कह रहा है सबसे ज़्यादा आबादी। अब सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ था, यूपी में था। कितना, 19,98,00,000 के साथ प्रथम स्थान पर था, जो पूरे भारत की जनसंख्या में अपनी भूमिका लगभग 20% अदा कर रहा था जनसंख्या का। और वहीं जो बिहार जो था वह मात्र 8% अदा कर रहा था 10 करोड़ के साथ। तो कह रहा दूसरे स्थान पर, दूसरा स्थान पर कौन था, महाराष्ट्र 11 करोड़ के साथ। यह 15% योगदान पूरी जनसंख्या में कर रहा है। नेक्स्ट 119 में देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको तो हम लोग देखे ही हैं। पहला हम लोगों ने देखा कि यूपी 19,98,00,000 के साथ प्रथम स्थान पर, दूसरा 11 करोड़ के साथ महाराष्ट्र, दूसरे तृतीय स्थान पर बिहार 10 करोड़ के साथ, और चौथे स्थान पर क्या, पश्चिम बंगाल। तो कह रहा है कि महाराष्ट्र के बाद यानी तृतीय स्थान तो बिहार हो जाएगा। अगर बिहार के बाद का स्थान पूछता तो पश्चिम बंगाल हो जाता है। नेक्स्ट 120 में हम लोग देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में से किसकी जनसंख्या न्यूनतम है। अब सबसे न्यूनतम जनसंख्या, तो आप माइंड में ध्यान रख लीजिए, सबसे न्यूनतम सिक्किम है, जो सबसे ऊपर जो चाइना का बॉर्डर से सटा हुआ है, वह 6 लाख वहाँ मात्र जनसंख्या। अब आपके माइंड में उठेगा मिजोरम, गोवा, मेघालय में, हाँ यहाँ भी कम है। मिजोरम में बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 10 लाख आ जाएगा जनसंख्या। गोवा में भी बात किए तो 14 लाख है। मेघालय में भी ज़्यादा है, थोड़ा 29 लाख है, क्योंकि थोड़ा अरुणाचल प्रदेश से नीचे पड़ता है ना, इसमें ज़्यादा आ जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे न्यूनतम सिक्किम में ये आपको हमेशा माइंड में रहना चाहिए। नेक्स्ट 121 में देखिए, 2011 के जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम है। आप जनसंख्या क्रम का सबसे अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम, सबसे ज़्यादा कहाँ था जनसंख्या घनत्व, आइए जानते हैं फिर से हम लोग। सबसे पहले बिहार, बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना, 1,102। द्वितीय स्थान पर कौन था, पश्चिम बंगाल, 1,029 ये था द्वितीय स्थान पर। तीसरे स्थान पर केरल था, 859। ये 3 था क्रम। क्या ये तीनों ऑप्शन में है, कहीं नहीं है, ना ही यूपी है और ना ही बिहार है, और सॉरी यूपी नहीं, ना ही बिहार है, ना ही पश्चिम बंगाल है, और ना ही केरल है। तो ऑप्शन में कौन है, तो हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, ये तो 3 ऐसे हैं जो आपको हरियाणा इन तीनों ऑप्शन में मिलेगा। तो हरियाणा का जानना जरूरी है। तो हरियाणा का है 553 है, वहीं तमिलनाडु का बात किया तो 555 है, पंजाब का भी 550 है, और महाराष्ट्र का 365। ये थोड़ा हार्ड प्रश्न में आ जाता है, क्योंकि इतना आपको याद नहीं रहता क्रम से, तो 3-4 याद रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि हरियाणा के बाद तमिलनाडु का स्थान है, पंजाब का स्थान है, बस हरियाणा के बाद पंजाब याद रखिए ना, तो ध्यान में रहेगा ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए 122 में करा भारत में संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। देखिए अभी इससे पहले जो प्रश्न आया था उसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ था, तो उसमें शहरी जनसंख्या में हम लोग महाराष्ट्र को मारे थे कि महाराष्ट्र ज़्यादा है तमिलनाडु की तुलना। लेकिन नगरीकृत राज्य जो हैं वह सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी है। अगर राज्य की बात की जाए तो वह गोवा है। गोवा में कितना था, गोवा में हम लोगों ने देखा कि 62%। गोवा के बाद कौन था, मिजोरम था 52%। मिजोरम के बाद कौन था, मिजोरम के बाद हम लोगों ने देखा था
ये तमिलनाडु में 48%, उसके बाद महाराष्ट्र देखा था 45%, उसके बाद चौथे नंबर पर गुजरात 42%। तो यहाँ संघ है तो इसलिए कोई भी राज्य तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो संघ शासित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में नगरीय जनसंख्या कितना है। अब चंडीगढ़ नहीं होगा, देखिए चंडीगढ़ में जो नगरीय जनसंख्या है वह कितना है, वह 97.3%, और दिल्ली में भी है 97.5%, दोनों 97 है, मात्र अंतर है पॉइंट से, इसलिए दिल्ली हो जाएगा क्योंकि 97.5% यहाँ नगरीय जनसंख्या है। तो थोड़ा याद रखिएगा, कन्फ्यूजन इसमें ज़्यादा गलती होने की चांस है। और तीसरे नंबर पर आता है लक्षद्वीप, आता है 78% के साथ, और चौथे नंबर पर दमनदीप 75% के साथ। तो तीन तो क्लियर है। 123 में देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। तो किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, तो हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। जनसंख्या सबसे कम की बात की जाए जनसंख्या घनत्व का, तो वह सबसे कम किसका है, वह अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और सबसे अधिक किसका है, बिहार का। दूसरे नंबर पर किसका है, वह है पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट देखिए 124 में, निम्नलिखित में से कौन से जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले नगरों में से कौन से हैं। आपको माइंड में यह प्रश्न याद रखना है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में टोटल, ये तो ठीक है कुछ क्रम दिया, जो 2011 में 10 लाख से ऊपर वाली जनसंख्या है वह 53 ऐसे नगर हैं, जिसमें से इससे पहले कितना था, 2001 में देखिएगा तो 35 था। तो 53 ऐसे हैं जो 10 लाख से ऊपर हैं नगर हैं, तो उस नगर को महानगर भी कहा जाता है। महानगर की परिभाषा हम लोगों ने देखा था ना, कि जिसमें 10 लाख, ये 50,000 से मतलब 10 लाख से अत्यधिक हो और 50 लाख के बीच में, वो महानगर यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है। फिर मिलियन सिटी था, जिसमें से हम लोगों ने नगर के बस्तियों के प्रकार में देखा था, जिसमें नगरीय, ग्रामीण, कस्बा, नगर, महानगर, मिलियन सिटी, ये सभी आ रहा था। तो कह रहा है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला। अब देखिए, पहला तो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र वाला एक भी इसमें नहीं है ना, एक नागपुर है। उसके बाद आ जाइए कोच्चि, सूरत, लुधियाना, ये सभी जितने भी हैं ना, सभी जो हैं 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले हैं। अगर केरल की बात की जाए तो केरल में 7 है, कोच्चि तो खुद हो गया 10 लाख से, कोच्चि का 21 लाख है। सूरत नाम तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। 125 में देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वोच्च है। सबसे अच्छा प्रश्न है और प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी है। सबसे ज़्यादा है ग्रामीण जनसंख्या। अब देखिए, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पूछ रहा है कि प्रतिशत सर्वोच्च ज़्यादा कितना है। हाँ, अगर ना डायरेक्ट पूछता संख्या कि ग्रामीण जनसंख्या कहाँ सबसे ज़्यादा है, तब उसमें आपको देखने को मिल जाता कहाँ, वह यूपी में देखने को मिल जाता है, क्योंकि यूपी में 19 करोड़ में मात्र 4 करोड़ ही क्या है, नगर में रह रहे हैं, नगरीय जनसंख्या, तो बाकी तो वही है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न हिमाचल प्रदेश और यूपी है और बिहार भी है, तो इनमें प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है। अब बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो 9 करोड़ में लगभग 10 करोड़ जनसंख्या है, 10 करोड़ में 9 करोड़ ग्रामीण में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो इसमें भी 68 लाख में 62 लाख क्या करते हैं, ग्रामीण में ही रहते हैं। तो अंतर में सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत में अंतर आ जाता है, वह ज़्यादा आ जाता है, वह हिमाचल प्रदेश का, मात्र 0.1 का अंतर आ जाता है। ये 89% है ग्रामीण जनसंख्या बिहार में रहता है और 90% आता है हिमाचल प्रदेश का। यही अंतर है दोनों में, ज़्यादा अंतर नहीं। तो थोड़ा सा ये दोनों जहाँ देखिएगा ना, बिहार के साथ हिमाचल प्रदेश भी रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं थोड़ा सा मिस्टेक करिएगा तो बिहार आंसर हो जाएगा, क्योंकि बारीकी से अंतर है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। 126 में, भारत में वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अत्यधिक आयु वाले व्यक्तियों का लगभग कितना प्रतिशत है। अब कह रहा भारत का जो आबादी है उसमें 60% से अधिक आयु वाले व्यक्ति प्रतिशत लगभग कितनी है, तो वह है कितना परसेंट है, 5 से 6%, 9 से 10%। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 5 से 6%, 60 वर्ष से अत्यधिक आयु वाला। नेक्स्ट 127 में देखिएगा, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। अब देखिए, कौन सा वर्ष है 2000 के अनुसार कि जिसमें जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दर। अब आप आइए जनसंख्यांकीय संक्रामक मॉडल के अनुसार, जनांकीय संक्रामक मॉडल के अनुसार हम लोगों ने देखा कि 4 भागों को पढ़ा। प्रथम अवस्था में जो 1921 से पहले था, द्वितीय अवस्था 1921 के बाद आया। द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, द्वितीय अवस्था में आया कि जन्म दर तो वही रहा लेकिन निम्न मृत्यु दर हुआ। फिर तृतीय अवस्था में क्या देखा कि
कि इसमें जो जन्म दर था, जन्म दर में भी गिरावट आया और मृत्यु दर में भी गिरावट आया, जिसमें जनसंख्या में क्या हो गया, उसमें थोड़ा जनसंख्या वृद्धि में थोड़ा ह्रास की प्रवृत्ति देखने को मिला, बढ़ा लेकिन वृद्धि में थोड़ा ह्रास आया। 1961 के बाद देखेंगे कि भारत तृतीय अवस्था में, 1961 से तो द्वितीय अवस्था था, 1991 से भारत क्या है, तृतीय अवस्था में प्रवेश किया हुआ, क्योंकि उसके बाद से 1991 के बाद देखेंगे आप वृद्धि दर में 2% की गिरावट देखने को मिली। हाँ, जनसंख्या बढ़ रहा, और वही 2021 के अनुसार बोला जा रहा है भारत क्या करेगा, वह तृतीय अवस्था में पहुंच जाएगा। तो इस प्रश्न का सही है कि जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का दीर्घावधि लक्ष्य, तो वह हो जाएगा ये 2045 हो जाएगा। अब देखिए यह प्रश्न कहाँ से है जुड़ा हुआ, यह प्रश्न है, आप याद करिए कि जनसंख्या न्यू नीति, जब जनसंख्या नीति आया था उस समय में जो एम एस स्वामीनाथन के द्वारा रिपोर्ट के आधार पर जनसंख्या नीति का निर्माण किया जाता है, जिसमें जनसंख्या संबंधी लक्ष्यों को 3 चरणों में बात की जाती है कि नहीं, उसमें जो जनसंख्या संबंधी जो लक्ष्य 3 रखा जाएगा वो एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में लाया जाता है यह रिपोर्ट। तो इसमें क्या हो जाता है, पहला जो है चरण तत्कालिक लक्ष्य रखा जाता है, दूसरा मध्यकालीन लक्ष्य रखा जाता है जिसमें कुल प्रजनन दर 2% होती है, 2.1% होती है, दीर्घकालिक उद्देश्य में जिसमें 2045 तक सामाजिक, आर्थिक और विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण के अनुरूप स्थिर जनसंख्या की प्राप्ति की बात की जाती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है कि जनसंख्या की स्थिरता की कब बात की जाती है, वह बात की जाती है एम एस स्वामीनाथन के अध्यक्षता में जब रिपोर्ट आता है जनसंख्या नीति का, उसी में यह बात की जाता है, जिसमें वो 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम जो हम लोगों ने क्या देखा, तत्कालिक लक्ष्य, मध्यकालिक लक्ष्य और दीर्घकालिक उद्देश्य। वही दीर्घकालिक उद्देश्य में क्या हो जाता है कि सामाजिक, आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण के अनुरूप क्या करना, अनुरूप स्थिर जनसंख्या की प्राप्ति करना। तो ध्यान दीजिएगा, यह हो जाएगा 2045 तक लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 128 में, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक का जनसंख्या न्यूनतम है। अब किसका एक जनसंख्या न्यूनतम है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका था, यूपी का था। सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम अभी हम लोगों ने देखा कि सिक्किम, मात्र 6 लाख जनसंख्या है, और मिजोरम का कितना था, लगभग 29 लाख था, हम लोगों ने देखा था। वो मेघालय का 29 लाख था, मिजोरम का नहीं था। सबसे कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह सिक्किम हो जाएगा, और मिजोरम का 10 लाख था, पांडुचेरी का 12 लाख और चंडीगढ़ का 10 लाख, यही है। फिर आगे आप देखेंगे चंडीगढ़ किस तरह से इसको मतलब भारत के बाद जो है प्रयोजन सिटी के रूप में बनाया गया इसे, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। वो भी प्रश्न आगे देखने को मिलेगा, मतलब सुयोजित ढंग से बनाया गया था, जो फ्रांस के जो वास्तुकार थे उन्हीं के द्वारा ये डिजाइन किया जाता, 2 चरण में किया जाता, फेज़ 1 फेज़ 2 में। आगे प्रश्न है उसको चंडीगढ़ से रिलेटेड, एक अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट 129 में देखिए, नगरीकरण के कारण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिए। अब नगरीकरण के कारण क्या कर रहा, विचार करना। पहला, नगरीकरण का कारण क्या है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन, यह बिल्कुल सही बात है, ग्रामीण से क्षेत्रों की ओर हुआ है ताकि वहाँ क्या हो सके, रोजगार और शिक्षा और काम मिल सके, इस वजह से पलायन हुआ। नगरों में शैक्षिक साधनता संसाधनों की बढ़ती संख्या, बिल्कुल सही बात है कि ग्रामीणों की तुलना में नगरों में जो शैक्षिक संस्था वह बढ़ा हुआ है, मिल भी जाता आसानी से और अच्छे मिल जाते। ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का उच्च स्तर, ऐसा तो नहीं है, ग्रामीण शहरों में उच्च स्तर रहता तो पलायन ही नहीं होता। तो 1 और 2 पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 130 में, भारत में 2001-2011 की साक्षरता वृद्धि दर क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न ये भी है कि साक्षरता वृद्धि दर क्या है। अब देखिए, जो 2011 की है बात की जाए, उसमें साक्षरता क्या रहा भारत का, तो 2011 के जो साक्षरता जो टोटल है वह 72% रहा, यानी साक्षरता दर कितना है, हमारा भारत का 62% है। वही 2001 में बात की जाए तो 64% है, तो अवश्य ही सुधार हुआ है। तो उसमें वृद्धि दर कितना रहा, तो घटा दीजिए 64.73 में, तो वह कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 8.2 आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो ध्यान में रखना है। और उनमें से सबसे ज़्यादा साक्षरता वह केरल प्रथम स्थान पर है, कितना परसेंट के साथ, वह 94% के साथ प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट देखिएगा 91 में, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख नगरों की संख्या कितना है। देखिए 10 लाख उत्तर प्रदेश में, अभी हम लोगों ने देखा कि जो नगर के प्रकार, उसके जो नगर के निम्नलिखित प्रकार में बांटे गए हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा
जिसमें देखा हम लोग नगरीय, ग्रामीण, फिर हम लोगों ने देखा कस्बा देखा, फिर हम लोगों ने नगर देखा, उसके बाद महानगर देखा, महानगर की जनसंख्या जिसमें 50,000 से अधिक और 50 नहीं, 10 लाख से अत्यधिक और 50 लाख से कम हो। तो उस प्रकार से 10 लाखी नगरों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितना है, वो 7 है। पहला तो दिल्ली जितना रेलवे स्टेशन है, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, ये सभी में 10 लाख से ऊपर है। टोटल 7 हैं। और क्या 7 और में भी, हाँ केरल में भी 7 है, 10 लाख की नगरों की जनसंख्या वहाँ भी 7 है। टोटल बात की जाए कि जो महानगर है भारत में 2011 में जो उसकी संख्या हो गई वह 53 हो गई है। 2001 में 35 था, वह भी प्रश्न देखने को मिलता है। हाँ 40 लाख से अत्यधिक जो है वह महानगर में आ जाते हैं। तो ऐसे जनसंख्या वाले राज्य क्षेत्र वह भारत में मात्र 9 है, 40 लाख से अत्यधिक जनसंख्या वाले, वह भी प्रश्न देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? अब देखिए सुमेलित करना है। चलिए आज ये काफ़ी अच्छा प्रश्न, 1971 से 81 में आ जाइए। जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर बोला जाता है कि 81 जो है सबसे ज़्यादा उसमें जनसंख्या वृद्धि हुआ था। जो 71 में था 54 लाख, 1981 में हो गया 68 लाख हो गया। तो जिसके कारण 24.66 सबसे ज़्यादा पीक पर जनसंख्या 1981 में ही रहा था। प्रश्न यह भी कभी देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कब हुआ। हाँ 10 की वृद्धि दर में आप देखेंगे तो 1971 में होता है, क्योंकि 1961 वाला जो आप देखेंगे ना डाटा, उसमें मतलब 13% से डायरेक्ट बढ़कर 21% में आ जाता। तो वह भी आप कह सकते हैं कि जो 1951 से 61 था वहाँ 36 लाख से डायरेक्ट 43 लाख आ जाता है ना। तो उसमें 10 की वृद्धि दर में काफ़ी सुधार होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा 54 से 68 लाख में आ जाता है। कितना, इधर 14 बढ़ता, 14 लाख बढ़ता, और इधर 713, इधर 7। तो ज़्यादा 1981 में ही पीक पर होता है। नेक्स्ट देखिएगा 1981 से 91, 1981 से 91 10 की वृद्धि दर 23.87, बिल्कुल सही बात है। 1991 से 2001 21.54%, यह भी सही बात है। 2001 से 11 में इतना नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा है कि 1991 के बाद क्या हो जाता है, वह भारत तृतीय चरण में घुस जाता है। तृतीय चरण में करें मृत्यु दर में भी थोड़ा ह्रास देखने को मिलता है, और मृत्यु दर नहीं, जन्म दर में थोड़ा ह्रास देखने को मिलता है, और मृत्यु दर निम्न रहता है। तो जिसके कारण 2% वार्षिक गिरावट में दर्ज की जाती है। तो 19 नहीं, 17.17% के साथ, या 72% के पास साथ है। तो यह ऑप्शन नंबर डी ही गलत है। नेक्स्ट देखिएगा 133 में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन 4 राज्यों में निवास करते हैं। यह भी अच्छा प्रश्न कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार कौन से ऐसे 4 राज्य हैं जो 50% से अधिक निर्धन हैं, उसी को आपको मिलान करना है। तो वह हो जाएगा बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये चारों राज्य हैं जहाँ 50% से अधिक गरीब लोग निवास करते हैं, पूरी जनसंख्या का 50% लोग गरीब हैं। नेक्स्ट देखिएगा 134 में कौन कौन, बिहार, यूपी और एक उड़ीसा, और बीच में कौन था, मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट 34 में देखिए, 34 में भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 7वां राज्य कौन सा है। अब देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल में तीसरा और 13वां राज्य, जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल से 13वां। तो जनसंख्या के अनुसार तीसरा कौन था, पहला था यूपी। कितना था यूपी, प्रथम स्थान पर 19 करोड़ 98 लाख के साथ। दूसरा था महाराष्ट्र जो 11 करोड़ के साथ। तीसरा था बिहार जो 10 करोड़ के साथ। तो तीसरा हो गया ऑप्शन। अगर आपको क्षेत्रफल भी नहीं पता हो तो जनसंख्या से ही आप निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों है ऑप्शन में, क्वेश्चन में। अब देखिए 135 में हम लोग देखें, 135 में करा भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले शहर क्या है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो नगर के प्रकार हैं वो निम्नलिखित प्रकार हैं जिसमें बांटा गया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ग्रामीण, नगरीय, अर्बन, सिटी। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा देखा हम लोग देखें कस्बा देखें जिसे हम लोग टाउन कहते हैं, फिर हम लोग नगर देखें जिसे सिटी कहते हैं, फिर एक भाग महानगर बांटा गया है। तो इसकी लिमिटेशन किया गया है, कस्बा में जो 5,000 से 10,000 के बीच जनसंख्या हो, और नगर में क्या हो, कस्बा के बाद नगर आ रहा है जिसमें 10,000 से 1 लाख के बीच जनसंख्या हो, और जो महानगर है उसमें 10 लाख से 50 लाख के बीच की जनसंख्या। मिलियन सिटी में क्या हो, जो 10 लाख से अत्यधिक जनसंख्या यहाँ निवास कर रहा हो, 10 लाख ही हो, मिलियन वही होता है, 1 मिलियन में 10 लाख। तो वही करा, मिलियन प्लस सिटी आबादी वाले शहर कितना है, वह है 53 है। और इससे पहले कितना थे, 2001 में बात की जाए तो 35 थे। और शुरुआत की बात की जाए, अगर आप इसकी चर्चा करेंगे तो 1901 की बात की जाए तो 1901 में जो मिलियन सिटी था
वह लगभग था, कितना था, लगभग आप मान लीजिए भारत की आज़ादी के बाद जो मिलियन सिटी है उस समय 1901 में मात्र एक था। हाँ, 1901 में मात्र एक था। कौन था? वह कोलकाता था। फिर 1981 में यह 12 हो गया, फिर उसके बाद 1991 में 23 हो गया, फिर तो बढ़ता ही गया। मात्र 1991 में एक था, तो वही करा मिलियन प्लस सिटी है, अभी 53 है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट 136 में देखेंगे, 136 में करा भारत में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः कौन से हैं? अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम कौन है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व? हम लोगों ने देखा कि जो बिहार है वह सबसे ज़्यादा अधिकतम जनसंख्या घनत्व, और सबसे न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश। तो क्या बिहार अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में है? बिल्कुल है। बिहार कितना है? 1102 के साथ प्रथम स्थान पर। अरुणाचल में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 137 में देखना है हम लोगों को कि भारत में जनगणना के अनुसार 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों को क्या कहते हैं? अब देखिए आ गया प्रश्न, वही जिसका हम लोग जानना चाह रहे थे। यह प्रश्न कहाँ है? अब हम लोग आते हैं भारत में। हम लोगों ने देखा कि जो जनगणना आयोग है, जनगणना आयोग के द्वारा जनसंख्या घनत्व, उसके बाद बात की जाए कि स्थानीय प्रशासन और जनसंख्या घनत्व व्यवसाय के आधार पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। किनके द्वारा? जनगणना विभाग के द्वारा। उसी के अनुसार क्या किया गया? 2 प्रकार के नगरों की पहचान की गई है, एक जो संवैधानिक नगर और दूसरा जनगणना नगर। संवैधानिक नगर में जो कौन आ रहा था? नगर निगम में आ रहा था। जनगणना में क्या था? वे सभी स्थान जो क्या करते हैं, निम्नलिखित कसौटियों को पूरा करते थे, वो जनगणना नगर में आ रहे थे। कौन कौन कसौटी था? पहला हम लोगों ने देखा जनगणना नगर के अनुसार नगर वही कहलाएंगे जो क्या होंगे, न्यूनतम जनसंख्या वहाँ पर 5,000 हो। दूसरा वही कहलाएंगे जिसमें पूरे जनसंख्या का 75% जो पुरुष की जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। तीसरा हम लोगों ने देखा जहाँ जनसंख्या घनत्व 400, और चौथा हम लोगों ने देखा कि जनगणना विभाग द्वारा जो भारतीय नगरों को है वो मुख्यतः 6 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा वर्ग? पहला वर्ग में उनको रखा गया है जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अत्यधिक हो। दूसरा वहाँ रखा गया जिसकी जनसंख्या 50,000 से 1 लाख के बीच में हो, यानी उन्हें 99,999 के बीच में हो। तीसरा में रखा गया जो 20,000 से 50,000 के बीच में हो। चौथा में रखा गया है 10,000 से 20,000 के बीच में हो। और पाँचवा में रखा गया 5,000 से 10,000 के बीच में हो। और छठा में रखा गया 5,000 से कम है। तो बताइए 50,000 से 1 लाख के बीच में है। अब 1 लाख से अलग जो था प्रथम श्रेणी में, और 50 से 1 लाख के बीच में द्वितीय श्रेणी में, तो दो हो जाएगा। और तृतीय श्रेणी में क्या था? तृतीय श्रेणी में था 20,000 से 50,000। और चतुर्थ श्रेणी में क्या था? 10,000 से 20,000। और पंचम श्रेणी में क्या था? 10,000 से 5,000। और छठा में था 5,000 से कम। यही है श्रेणी, ध्यान में रखेंगे। तो किस प्रकार से जनगणना विभाग के द्वारा यह क्या किया गया? जनसंख्या के अनुसार वह 6 वर्गों में भारतीय नगरों को बांटा गया है। नेक्स्ट, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ शहर कौन सा? इसी की चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो देखिए इसको हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। क्या है भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ शहर? वह है चंडीगढ़। अब हम लोग थोड़ा चंडीगढ़ के बारे में जानते हैं कि यह जो चंडीगढ़ है वो शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ शहर है। और चंडीगढ़ देश के जो पहले पीएम हमारे थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर था, उन्हीं के अनुसार यह बचाया गया था। यह आज़ादी के बाद भारत का पहला योजनाबद्ध शहर होने का गौरव भी प्राप्त किया हुआ है। जो फ्रांस के थे व्यक्ति थे, जन्मे हुए थे, वह वास्तुकार थे। कौन थे? ली कार्बुजिए द्वारा यह शहर को 2 फेस में तैयार किया गया था। एक फेस में बात किया गया था जिसमें बात किया गया था टोटल 5 लाख जनसंख्या को एडजस्ट करने का था। तो प्रथम फेस में जो था उसमें बात किया गया था कि सेक्टर 1 से सेक्टर 30 के बीच में 1.5 लाख जनसंख्या को बसाने की बात हुई थी। अब फेस 2 में 31 से फेस 47, सेक्टर 31 से सेक्टर 47 के बीच में 3.5 लाख जनसंख्या को निपटाने का, यानी उसको एडजस्ट करने की बात हुई थी, जो यूनेस्को के हेरिटेज इमारत का दर्जा भी प्राप्त किया हुआ है। कौन? चंडीगढ़। तो ध्यान में रखेंगे जो तैयार किया हुआ है वो कौन थे? वो फ्रांस के जन्मे हुए वास्तुकार थे, ली कार्बुजिए के द्वारा। नेक्स्ट 139 में देखेंगे भारत का जनसंख्या घनत्व है क्या है? निरंतर बढ़ ही रहा है। अब देख लीजिए जनसंख्या घनत्व क्या है। अभी तो 943 है, इससे पहले इससे कम था, उससे पहले उससे भी कम था। तो इस तरह से निरंतर जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है। नेक्स्ट, भारत में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, वो तो देखिए 139 में जनसंख्या घनत्व, तो देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है, भूमि का, तो वही है ना, वो तो बदलाव नहीं आ रहा। हाँ, अबर क्या कहिए कि बांग्लादेश के साथ एक हुआ जिसमें से
भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश में चला गया, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, क्योंकि भारत का ही ज़्यादा गया, 13,000 समथिंग किलोमीटर जो गांव आ रहा था वो चला गया बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में लगभग 8,000 जो समथिंग आ रहा था भारत में। तो वो तो आपको कभी कभी एक्सेप्शनल देखने को मिलता है जो विवाद होता है जमीन में। नेक्स्ट 140 में देखिए, भारत में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर पाई गई है। आ गया प्रश्न, और इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर पाया गया, वह कौन सा पाया गया दशकीय वृद्धि दर? ऑप्शन में है 71, 61, 71, 71, 81, 81, 91, 91, 2001। तो देखिए हमारे अनुसार तो लग रहा है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर पाई गई है वह कौन सा पाया गया? आप देखिए 1981, 1971 से 81, 81 में क्या था 24.66, जो सबसे ज़्यादा सबसे पीक पर था, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर था। तो हमारे अनुसार तो इस प्रश्न का जवाब लग रहा है कि 1971 से 81 वाला सेशन होना चाहिए, जिसमें सर्वाधिक पीक पर पहुंचा था भारत की नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर। आप बताइए क्या इसका और भी अलग जवाब होना चाहिए, तो क्यों? नेक्स्ट 141 में, भारत में नगरीकरण से है। नगरीकरण से क्या है? अभी नगरीकरण में हम लोगों ने क्या देखा कि नगरीकरण में क्या है, देखिए ऑप्शन पढ़िए। जन्म दर, मृत्यु दर दोनों घटी है। हाँ, यह कहना सही है कि जो नगर में है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, शिक्षा फैला है, शिक्षा के कारण लोगों में विकास हुआ है, जिसमें दोनों में थोड़ा गिरावट देखने को मिली है। केवल जन्म दर मृत्यु दर ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही पर्याप्त है 141 का। नेक्स्ट देखिएगा 142 में, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ? यह देखिए, यह भी प्रश्न जनजातीय जनसंख्या की बात हम लोग अभी किए थे कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर अभी ये अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो हम लोग चर्चा किए थे। और दूसरे स्थान पर दादर नगर हवेली था, जहाँ पर 1 करोड़ में मध्य प्रदेश, लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत में जो था वो हम लोगों ने देखा था लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप के बाद शायद मिजोरम में था, ये था प्रतिशत में। और कुछ ऐसे भी राज्य थे जहाँ नहीं थे, जैसे हरियाणा, पांडिचेरी, पंजाब, ये सभी में जनजातीय नहीं पाया जाता। तो कह रहा है सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या। अब मध्य प्रदेश ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो मध्य प्रदेश वाला तो सबसे पहले हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ क्या दादर नगर हवेली है? नहीं है। तो मध्य प्रदेश के साथ एक ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तो प्रोबेबिलिटी इसी का सबसे ज़्यादा जाता है। छत्तीसगढ़ में है जनजाति है। वो जो नहीं है वो हम लोगों ने कौन कौन था, पांडिचेरी था, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा पंजाब तो इधर हो गया, यानी दिल्ली हरियाणा पंजाब है, तो ऐसे आपको याद रहेगा। और 2 को ले लीजिए, पुदुचेरी, चंडीगढ़, 2 केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, दिल्ली भी तो है ही है, मतलब दिल्ली सटा हुआ है ना, दिल्ली हरियाणा पंजाब। 143 में देख लीजिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अब कह रहा है नगरीकरण। नगरीकरण कहने का अर्थ हुआ प्रतिशत से, सबसे ज़्यादा नगरीय कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा नगर कहाँ था, वह गोवा में था 62% के साथ। उसके बाद मिजोरम में था 52% के साथ। उसके साथ तमिलनाडु में था 48% के साथ। उसके बाद महाराष्ट्र में था 45% के साथ। उसके साथ गुजरात में था। तो मिलान कर लीजिए, क्या गोवा है? नहीं है। क्या मिजोरम है? नहीं है। क्या तमिलनाडु है? तो तमिलनाडु से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 के बाद तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र के बाद गुजरात और गुजरात के बाद पश्चिम बंगाल होगा। 2, 3, 4 है किसमें? ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट देखिए 144 में, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया गया? अब वही है नई जनसंख्या नीति, जिसकी चर्चा हम लोग ऊपर किए थे कि जो MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में क्या किया जाता है, जो उनके आधार पर जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जनसंख्या नीति का निर्माण किया जाता है। इसमें जनसंख्या संबंधी लक्ष्य को 3 चरणों में बांटा जाता है। वो कौन कौन सा चरण था? वो जिसमें हम लोगों ने देखा, एक ये तत्कालिक लक्ष्य था, दूसरा मध्यकालिक लक्ष्य था, और तीसरा दीर्घकालिक लक्ष्य। मध्यकालिक लक्ष्य के अंतर्गत में क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि प्रजनन व शिशु की देखभाल के लिए समुचित व्यवस्था तथा गर्भ निरोधक और स्वास्थ्य सुविधाएं के बुनियादी ढांचा बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य था। किसका? तत्कालिक लक्ष्य का, कि गर्भ निरोधक और स्वास्थ्य सुविधाओं को बुनियादी ढांचा बनाना। और दूसरा में जो मध्यकालिक लक्ष्य था उसमें क्या किया था? उसमें 2010 तक कुल प्रजनन दर को 2.1% स्तर पर लाना प्रमुख लक्ष्य रखा गया था, जिसमें हम लोग बाद में देखेंगे स्वास्थ्य बीमा, बालिका समृद्धि, ये सभी महिला सशक्तिकरण इत्यादि को क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। दीर्घकालिक उद्देश्य में क्या था इसके अंतर्गत? 2045 तक सामाजिक व आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण के अनुरूप स्थिर जनसंख्या प्राप्ति करने का लक्ष्य रखा गया था, कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संरक्षण के अनुरूप क्या कर सके? एक अनुरूप स्थिर जनसंख्या प्राप्त किया जा सके। तो वही करा नई जनसंख्या नीतियाँ कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया MS स्वामीनाथन के द्वारा 2000 में, जिसके अनुसार वो 3 दिए। कौन कौन दिए? तत्कालिक लक्ष्य, मध्यकालिक लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्य। दीर्घकालिक लक्ष्य से प्रश्न तो आ भी गया है कि
किस वर्ष भारत स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना चाह रहा है, कौन अनुमान किया गया, तो वही 2045। नेक्स्ट 145 में देखिए, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या, नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या। अब नगरीय केंद्रों को वर्गीकृत संख्या कितना है, 6 है। अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो जनगणना आयोग के द्वारा क्या किया गया है कि स्थान के आकार और उसका घनत्व, व्यवसाय और स्थानीय प्रशासन, व्यवसाय और स्थानीय प्रशासन के अनुसार उसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभेद किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने इसके अनुसार जो है ये 2 प्रकार के नगरों की पहचान की गई है, जिसमें से हम लोगों ने देखा था एक संवैधानिक नगर और एक जनसंख्या नगर। संवैधानिक नगर में वे सभी नगर आ रहे थे जो नगर पालिका में शामिल थे। जनगणना के अनुसार वे जनगणना नगर में वे आ रहे थे जो क्या कर रहे थे, निम्नलिखित कुछ कसौटियां हैं, उन कसौटियों पर जो खरे उतर रहे थे। कसौटी क्या था, पहला था जिसकी कम से कम जनसंख्या 5000 हो, और दूसरा क्या होना चाहिए कि वहाँ के पुरुष की जो कार्यकारी जो पुरुष की जो पूरे जनसंख्या का 75% जो है पुरुष, वह क्या हो, गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी पुरुष कार्यकारी जनसंख्या का 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और चौथा था कि जनगणना विभाग द्वारा भारतीय नगरों को जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में बांटा गया, जिसमें से पहला वर्ग में हम लोगों ने 1 लाख से अधिक, दूसरा वर्ग में 50,000 से 1 लाख, तीसरा वर्ग में हम लोगों ने 20,000 से 50,000, चौथा वर्ग में हम लोगों ने देखा 10,000 से 20,000, और पाँचवें वर्ग में देखा कि 5,000 से 10,000, और छठा में देखा 5,000 से कम। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब 6 हो जाएगा। 146 में देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा है जहां अनुसूचित क्षेत्र में कोई जनजातीय आबादी नहीं है। अब याद करिए, अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति नहीं, आबादी नहीं है। अभी हम लोग क्या देखे थे कि जहाँ पर अनुसूचित जनजाति है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में था। फिर हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी में देखा जिसमें दादर नगर हवेली है। प्रतिशत में भी हम लोगों ने देखा कि लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, उसमें से फिर मिजोरम दूसरे नंबर प्रतिशत में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कुछ ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, जनजातीय नहीं है, जिसमें हम लोगों ने पहला देखा, अब आ जाइए, पहला चंडीगढ़ था, उसके बाद दिल्ली था, चंडीगढ़ भी ऑप्शन में नहीं, दिल्ली भी नहीं, उसके बाद सटा हुआ हरियाणा, हरियाणा में भी नहीं, पंजाब में भी नहीं, पंजाब ऑप्शन में है तो पंजाब हो जाएगा, नहीं देखेंगे। और एक और कौन था, वह था चंडीगढ़। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, पांडुचेरी एक था। नेक्स्ट 147 में देखिए, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि जनसंख्या जो वृद्धि है निम्न में से कौन सा दौर से गुजर रहा है। स्थिर जनसंख्या से, सतत वृद्धि से, तीव्र विकास से, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति और साथ उच्च दर से। देखिए, कह रहा जनसंख्या तो बढ़ ही रहा है, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति और उच्च वृद्धि दर है। हाँ, वो क्या क्या है 1991 का बात देखेंगे, वास्तविक में वृद्धि में थोड़ा ह्रास देखने को मिला 2%, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर हो ही रहा, तो ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त है। और अभी भारत कौन सा चरण में है, जनांकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार तृतीय चरण में। और चौथा चरण में कब प्रवेश कर जाएगा, वह 2021 के बाद। नेक्स्ट देखिएगा, 90 में करा, वर्तमान में भारत में साक्षरता दर का आकलन संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है। कौन सा है साक्षरता दर के आकलन में वो उपयोगी नहीं, जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है और लिख नहीं सकता है। अच्छा, ये तो पहले वाला प्रश्न आ गया है ना, ये 90 पहले आ गया। चलिए प्रश्न बता ही देते हैं, एक बार फिर से रिवीजन में। भारत में साक्षरता दर का आकलन निम्नलिखित में से कौन सही नहीं, जो व्यक्ति पढ़ सकता लिख नहीं सकता वो साक्षर नहीं, निरक्षर कहलाएगा। 5 वर्ष से कम आयु के लोगों को गिना जाएगा जो पढ़ नहीं सकते। जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाएगा जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़कर लिख सकता है। तो यह हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो 3 है वह व्यक्ति साक्षर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए, हम लोग थे सबसे लास्ट में थे, हाँ यहाँ थे, कि कौन सा गुजर रहा है, जिसमें हम लोगों ने देख लिए थे कि निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति। 148 में देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 से कौन हो जाएगा, लक्षण है और राज्य क्षेत्र है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, अब बताइए, ऑप्शन को पढ़ लीजिए पहले। सूची 1 में लक्षण जो है, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या, न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या प्रदेश। पहले न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, मात्र 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। चलिए एक मिलान हो गया। उससे नीचे आ जाइए, अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश, सबसे अत्यधिक अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या बिहार था। बिहार के बाद नीचे आ जाइए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से भी नीचे आ जाइए तो केरल। चलिए कोई नहीं है, रहने दीजिए, आगे बढ़िए। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कह रहा है ना, प्रतिशत नहीं कह रहा है। तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश
तो वह हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में सबसे अत्यधिक नगर है, लगभग 90% यहाँ तो निवास करते हैं। और सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, अब नगरीकृत राज्य है, राज्य पूछ रहा है, केंद्र शासित नहीं पूछ रहा है, तो राज्य में हो जाएगा वह हो जाएगा गोवा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 62% नगरीकृत है। अब बच गया अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश, वह हो गया महाराष्ट्र। नेक्स्ट 49 में देखिए, 49 भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत अधिकतम है। अभी हम लोग चर्चा किए थे ना कि सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का मध्य प्रदेश में, उसके बाद फिर यूनियन टेरिटरी में देखा था हम लोग 1 लाख, और मध्य प्रदेश में करोड़ में था। उस सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति था वह था लक्षद्वीप में 90% के साथ। ऑप्शन में तो लक्षद्वीप है ही नहीं है, 94 था, 94.8, और उसके बाद मिजोरम था 94.4, तो मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 50 में, निम्नलिखित शर्तों में से कौन सा जनगणना रिपोर्ट 2011 में दिया गया है। कौन सा शर्त दिया गया है 11 की रिपोर्ट में। न्यूनतम जनसंख्या 5,000 होनी चाहिए, किसी क्षेत्र को नगरीय निर्धारण करता। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ये जनगणना आयोग के द्वारा नगरों, 2 प्रकार के नगरों का पता किया गया, 2 प्रकार के नगरों को बांटा गया, जिसमें से एक संवैधानिक नगर और एक जनगणना नगर। जनगणना नगर के अनुसार वो नगर आते थे जो निम्नलिखित पैमानों पर खरे उतरते थे। वो कौन कौन सा वो पैमाना था, न्यूनतम जनसंख्या 5% हो, और पुरुष है जो कार्यकारी जनसंख्या का 75%, गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, क्या है गैर कृषि, सही। इसकी जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग, सही है। और चौथा क्या है, न्यूनतम क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर, ये गलत है। चौथा क्या था कि जनगणना विभाग के अनुसार जनसंख्या के आधार पर उसको निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें से हम लोगों ने देखा श्रेणी 1 में 1 लाख से ऊपर, श्रेणी 2 में 50,000 से 1 लाख, तीसरा हम लोगों ने देखा श्रेणी 3 में 20,000 से 50,000, चौथा हम लोगों ने देखा कि 10,000 से 20,000, पाँचवा हम लोगों ने देखा 5,000 से 10,000, और छठा हम लोगों ने देखा 5,000 से कम। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है। नेक्स्ट देखिएगा 151 में, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। वह 1921 को इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1921 से पहले अस्थिर और उच्च जन्म दर मृत्यु दर था, जिसके कारण जनसंख्या में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। लेकिन 1921 के बाद उसके बाद क्या हो गया कि अकाल संक्रमण के परिणाम स्वरूप जो है मृत्यु दर में गिरावट महसूस की गई, उसके बाद तीव्र जनसंख्या देखने को मिला, इसलिए 1921 को ग्रेट डिवाइडेड ईयर, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 152 में देखिए, निम्नलिखित राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है। तो वह कौन सा सर्वोच्च है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर। अब देखिए, अब आ जाइए, सबसे ज़्यादा जो साक्षरता तो केरल में है, तो केरल तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब केरल में भी महिला भी सबसे ज़्यादा साक्षर है, लेकिन संघ शासित प्रदेश में पूछ रहा है, तो संघ शासित प्रदेश में क्या हो जाएगा। अब हम लोग संघ शासित प्रदेश में आते हैं। संघ शासित में आ जाइए कि 3rd स्थान पर लक्षद्वीप आता है, मतलब टोटल में। महिला में तो सबसे ज़्यादा आ जाता है कौन, केरल, और सबसे ज़्यादा साक्षर में भी, महिला में भी 92% है। और अगर पूरे साक्षर की बात किया तो केरल में 94% पूरी साक्षरता, और महिला की साक्षरता है 92%। सेकेंड स्थान पर कौन आता है, मिजोरम आता है महिला साक्षरता में 89% के साथ। तो क्या यह जो है मिजोरम वास्तविक कुल साक्षरता में भी आता है सेकंड पे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। फिर महिला साक्षरता में तीसरे नंबर पर लक्षद्वीप आता है 87% के था। तो ना ही केरल है और ना ही मिजोरम है, लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। और उधर से सबसे ज़्यादा सर्वोच्च साक्षरता केरल राज्य में, उसके बाद क्या है लक्षद्वीप में, उसके बाद मिजोरम में है। ये थोड़ा सा अल्टरनेट है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मिजोरम यहाँ पर पूरा साक्षरता में तीसरे स्थान पर, महिला में है दूसरे स्थान पर। तो याद रखिएगा ना, परसेंटेज याद रखिएगा। केरल का 94% साक्षरता है, और लक्षद्वीप का है 91%, और मिजोरम का भी 91% है। पॉइंट से बारीकी अंतर है। 53 में देखिए, 2011 के जनगणना के आधार पर राज्य संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। संशासित क्षेत्र है और जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में उसको सजाना है। ये भी अच्छा प्रश्न है। अब देख लीजिए, पांडुचेरी में हम लोग तो देखे थे 12 लाख, मिजोरम में कितना था, मिजोरम में सबसे, सिक्किम में सबसे कम था 6 लाख, मिजोरम में था 10 लाख। चलिए ये तो हो गया कि सिक्किम से पहले मिजोरम होगा। चंडीगढ़ में कितना था, 14 लाख था, लगता है कि 10 लाख, 10 लाख ही था। तो हो जाएगा, कौन हो जाएगा, पांडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम और सिक्किम, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चंडीगढ़ के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि यह योजनाबद्ध, भारत की आज़ादी के बाद योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया हुआ सबसे पहला शहर है, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसके जो वास्तुकार थे फ्रांस में जन्मे हुए थे, उनके द्वारा तैयार किया गया था, जिनको 2 फेस में तैयार किया गया था। 5 लाख जनसंख्या की बसाने की बात हुई थी फेज़ 1 से फेज़ 30 तक में लगभग कितना लाख, 1.5 लाख जनसंख्या को बसाने की बात हुई थी। और फेज़ 2 में, जिसमें से 31 से 50 सेक्टर में लगभग 3.5 लाख जनसंख्या की बसाने की बात हुई थी। इसको, इस सिटी को इंडियन हेरिटेज में भी शामिल किया हुआ है। नेक्स्ट 154 में देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से
राज्यों को सन 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता का अवरोही क्रम में लगाइए तथा अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। कह रहा है जनगणना की रिपोर्ट के साक्षरता का अवरोही का बताइए। सबसे ज़्यादा साक्षरता 94% केरल में। केरल के बाद कौन हम लोगों ने देखे थे? केरल के बाद हम लोग देखे थे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है ऑप्शन नहीं क्योंकि वो तो केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद मिजोरम देखे थे, मिजोरम भी नहीं है। तो अब आ जाइए कौन होगा अवरोही क्रम में? हिमाचल प्रदेश। साक्षरता का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम माने घटते क्रम। तो केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता है। अब केरल के बाद हम लोग आ जाइए, देखिए मणिपुर का 76% है, तमिलनाडु का है 80% है, हिमाचल प्रदेश का 82% साक्षरता है। तो इसलिए केरल के बाद क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के बाद तमिलनाडु हो जाएगा, उसके बाद मणिपुर सबसे लास्ट में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कभी कभी ऐसा दे देता है जो आपको क्रम से नहीं मिलेगा, तो आपको माइंड में रहेगा तभी वो प्रश्न बनेगा। तो इन प्रश्नों को अगर आप नहीं जानते तो छोड़ देना ही उचित है, अगर ऐसा आ जाए तो। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। 155 में निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है? अब कौन है बता दीजिए। पहला तो है 1000 से ऊपर केरल है, तो केरल ऑप्शन में है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर संघ शासित क्षेत्र ऐसे पूछ दिया है। तो उसके बाद कौन हो जाएगा? पुडुचेरी हो जाएगा। पुडुचेरी में महिलाओं की भी जनसंख्या 1037 है, तो इसलिए पुडुचेरी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 156 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या लगभग कितना है? अब ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। कह रहा है कि जनगणना के अनुसार शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या, तो शहर में लोग कितने लोग रह रहे हैं उसकी जनसंख्या आपको बताना है। तो पूरे शहर में है वह 37,71,06,000 यही है, यानी 37 करोड़ पूरा शहरी जनसंख्या शहर में लोग रह रहे हैं। 57 में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान कौन है? हम लोगों ने देखा था ना कि केरल सबसे ज़्यादा साक्षर भी था और महिलाओं में भी प्रथम था। और दूसरे नंबर पर कौन आ रहा था? दूसरे नंबर पर मिजोरम आ रहा था। मिजोरम में कितना था? उसमें 89% के साथ मिजोरम तो सेकेंड नंबर पर था, थर्ड नंबर पर लक्षद्वीप था। ये महिला साक्षरता में था, लेकिन मिजोरम यहाँ पर तो सेकेंड नंबर है, लेकिन पूरे साक्षरता में वह थर्ड नंबर पर आ जाता। तो ये महिला साक्षरता, दूसरा मिजोरम हो जाएगा और तीसरा लक्षद्वीप हो जाएगा। कितना है मिजोरम में? 89%। और वही केरल में कितना है जो प्रथम स्थान पर है महिला साक्षरता? 92%। टोटल साक्षरता केरल में 94%। और पूरा साक्षरता मिजोरम में कितना? 91%। नेक्स्ट देखिएगा 158 में माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि माल्थस का जनसंख्या नियंत्रण क्या दिया हुआ था। माल्थस थ्योरी तो जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस थे ब्रिटेन के निवासी थे और इतिहास और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, जिन्होंने 1978 ईस्वी में अपना पुस्तक एक निबंध प्रकाशित किए थे प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें उन्होंने बताया था जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसंख्या की परिवर्तन तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तन का उसमें उल्लेख किया था। उन्होंने बताया था कि माल्थस ने बताया था कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या जो है वृद्धि जो करती है वह ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी में करती है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मैंने कैसे? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, इस अनुसार यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में उसकी जनसंख्या बढ़ती है। और वही उसके अपोजिट जबकि बात की जाए ये जो है जीविकोपार्जन जो उसका है, वो जो जीविकोपार्जन है उसका जो भरण पोषण होता है उसका जो वो जो बढ़ता है वो समांतर श्रेणी में आता है। समांतर श्रेणी में 1 2 3 4 यानी उसका अंतर समान हो। तो जिसके कारण उन्होंने बताया कि क्या करना है, जिसके कारण बताया कि जनसंख्या के अनुसार उसका भरण पोषण करना लगभग असंभव है। यही थ्योरी उन्होंने दिया था। इसलिए अंततः उन्होंने बताया था कि अगर ऐसा चलता रहा तो अंततः क्या होगा? मानव की संख्या भूखमरी, बीमारी, युद्ध, लूटपाट आदि का शिकार होकर कम हो जाएगी। इस प्रकार खाद्य सामग्री की उपलब्धता ही मात्र जनसंख्या का सबसे बड़ा नियंत्रक, इन्होंने ये चीज़ बताया था। तो इस प्रश्न का सही पढ़िए। हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से उन्होंने थ्योरी दिया। उन्होंने मुख्यतः यह बताया कि जो जनसंख्या का भरण पोषण है वह उस अनुसार नहीं हो पाने के कारण वह एक सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या का। तो वह अनैतिक व्यवहार ऐसा कुछ नहीं, जनसंख्या नियंत्रण
ऐसा भी नहीं। युद्ध, हाँ वो चर्चा किए कि लास्ट में अगर नहीं होगा तो ऐसा था, लेकिन मिस्ट उन्होंने जो सर्वाधिक प्रभावी उपाय दिए उन्होंने वह विपत्ति बताया कि क्या हो जाएगा, विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो जनसंख्या है वह गुणोत्तर से नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसका जो भरण पोषण होगा वह समांतर से नहीं बढ़ेगा, जिसके बीच में आने वाले 8 साल 9 साल के बाद बीच का अंतर काफ़ी देखने को मिलेगा, जिसके कारण प्रवृत्ति ऐसा उत्पन्न हो जाएगा। तो एक तरह से उचित ऑप्शन विपत्ति ही है। नेक्स्ट 159 में देखिए, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि जो महानगर का टोटल जनसंख्या था, कितना था नगरीय जनसंख्या, वह था जो शहर में निवास कर रहे थे लगभग 37 करोड़ था। तो उसमें से कह रहा है कि कुल नगरीय जनसंख्या का महानगरों की जनसंख्या कितनी है। तो नगरीय जनसंख्या, महानगर कौन थे, महानगर वो आ रहे थे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, वो आ रहे थे जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अत्यधिक और 50 लाख से कम हो, वो आ रहे थे। तो वह उसमें कितना थे, वह उसमें 53 टोटल ऐसे शहर थे, क्षेत्र थे जो महानगरीय जनसंख्या में आ रहे थे। 2011 में 35 थे, 2001 में 35 थे, लेकिन 2011 में 53 हो गए। तो पूरी जनसंख्या का 42.61% है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि टोटल 53 है, लेकिन अगर बोला जाए 40 लाख से अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, जिसको हम लोग नगर नहीं महानगर के रूप में जानते हैं, तो 40 लाख से अत्यधिक वाले जो महानगर हैं वो कितने हैं, मात्र 9 हैं। 3 तो पहले ही, जो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, जो भी चेन्नई जाना जाता है, तो 3 तो पहले था, 3 तो है ही है, और बाकी अन्य 6 हैं। तो 40 लाख से अधिक जनसंख्या, 9 महानगर। तो इस तरह से हम लोगों ने जनसंख्या और नगरीकरण से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट था जिनसे और बन सकते प्रश्न, उन कॉन्सेप्ट को चर्चा करते हुए हम लोगों ने प्रश्नों का हल देखा। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।